प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच लाया हूं और इसके पहले जितनी वीडियोस हैं वो सब के सब आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक सेक्शन से हैं और इनऑर्गेनिक सेक्शन से हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक मैंने लिया है सॉलिड स्टेट लिया है। तो सॉलिड स्टेट इसलिए भी लिया है कि सेकेंड सेमेस्टर में ये सॉलिड स्टेट बीएससी पार्ट 1 में मौजूद है और इंटरमीडिएट में, कंपटीशंस में सभी जगह उपयोगी है। अब मैं सीधे मैटर पे आता हूँ आपको कि जो सॉलिड स्टेट्स है, आप जानते हैं छोटे क्लास से कि सॉलिड किसको कहते हैं मोटे तौर पे, कि जिनका न तो आकार चेंज होता है और न ही उनका वॉल्यूम चेंज होता है। और जो लिक्विड हैं उनमें वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन उसकी फिगर चेंज हो जाती है, और गैस में दोनों ही चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, कोई भी अपना निश्चित नहीं है। अब सॉलिड्स जो हैं वो कई तरह के सॉलिड्स हैं। मेनली दो तरह के सॉलिड्स पाए जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस किसको कहेंगे? प्रैक्टिकली अगर आपको चेक करना है कि कौन एमॉर्फस है और कौन हमारा क्रिस्टलाइन है, कैसे हम चेक करें उसको, तो बाकी डिफिनीशन और बाकी चीज़ें तो बाद में प्रैक्टिकली हम मेल्टिंग पॉइंट से देख सकते हैं कि अगर आपका लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है कंपाउंड का, आप कैपिलरी में लगा के और देख रहे हैं कि वो मान लीजिए रिपोर्टेड है 262 पे, और आपका पता लगा कि 57 डिग्री से 257 डिग्री से शुरू हो रहा है, 56 डिग्री से शुरू हो रहा है, 5-6 डिग्री के अंदर वो पूरा मेल्ट हो रहा है, तो इसको कहेंगे लॉन्ग रेंज। और ये पहचान है, अगर लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है तो वो एमॉर्फस। और अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, शार्प मीन्स व्हाट? शार्प मीन्स विद इन 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर पूरा का पूरा मेल्ट कर गया है, वो दिखाई देगा कि 1 डिग्री पहले क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल दिखाई पड़ रहे हैं, और 1 डिग्री बाद ही वो पूरा का पूरा लिक्विड हो गया है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ना है, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनमें जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, जैसा भी आपका आयनिक कंपाउंड है या आपका नॉन आयनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स के, आयंस के, अगर इनमें रेगुलरिटी जो है वो शॉर्ट रेंज है तब तो उसको हम एमॉर्फस कहेंगे, और अगर लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी है तब उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन कहेंगे। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो कुल मिला के कितने प्रकार के क्रिस्टल्स हैं। तो अभी तक जो नोन है वो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल्स हैं हमारे पास। जो नॉलेज है वो 7 प्रकार के क्रिस्टल्स की है। और क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल इज ए वेल डिफाइंड से, क्रिस्टल इज ए वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, वेल डिफाइंड geometry. What is the meaning of this? Well defined geometry means कि उसका अगर वो क्यूब है, सपोज एक टाइप क्यूब है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगी, और किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी वो क्यूब कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होगी। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कुल मिला के कितने टाइप्स के हैं? 7 टाइप्स के हैं। वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो क्यूब है, और आपका रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है। इस तरह से 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं आपके पास। अब जैसे अगर आपका क्यूब है, क्यूबिक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है? A बराबर B बराबर C, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इट इज ए कस्टमरी कि जो एक्सिस है 3 डायमेंशनल जो फिगर है, कोई भी 3 डायमेंशनल जो हमारे पास मटेरियल है उसमें एक्स एक्सिस, और आप जानते हैं कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अगर इस पे जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे, उसको
हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से करते हैं, वाई एक्सिस को हम बी से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो अगर ए बराबर बी बराबर सी है और अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज एक कमरा है ये, इसको मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अगर ये तीनों बराबर है और किन्हीं भी लंबाई चौड़ाई के बीच या चौड़ाई ऊंचाई के बीच एंगल जो है वो सब के सब क्या है? 90 डिग्री हैं, तो ऐसी फिगर को, ऐसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक ज्योमेट्री बोलेंगे। नाउ इसी तरह से सबकी अलग अलग कंडीशन है जो अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 7 टाइप्स के हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, राइट? नो डाउट किसी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा होगा एंड दैट इज नॉट इक्वल टू गामा होगा, किसी में तीनों इक्वल होगा, अलग अलग कंडीशंस होंगी। नाउ हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम क्रिस्टलाइन मटेरियल को डिफाइन करते हैं, उन छोटे टर्मों को हमें जानना है। पहली चीज़ है यूनिट सेल किसको कहते हैं, है ना? कि यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। अगर कोई क्यूबिक ज्योमेट्री है, कोई हमारा क्रिस्टल क्यूबिक फॉर्म में है, व्हाट इज द मीनिंग? कि उसके अंदर क्यूब तमाम जो होंगे, रिपीटिंग यूनिट जो होगी वो क्या होगी? क्यूब होगी। अब आपको जानना है किसी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, क्यूब में क्या क्या चीज़ होती है? क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि 4 फेस होते हैं, लेकिन नहीं, एक क्यूब के ऊपर दूसरा, दूसरे के तीसरा अगर नहीं हो तो आप मॉडल में घर में कई माचिस लेके एक दूसरे पे आप चढ़ा लीजिए, अगल बगल सब माचिस रख लीजिए और तब देखिए कि एक माचिस, एक यूनिट सेल, एक माचिस को एक यूनिट सेल मान लीजिए और तब आप देखिए कि कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। 4 दीवारें आप दिखाई दे रही हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का, तो 6 फेसेस आर देयर। और हाउ मेनी कार्नर्स आर देयर? कितने कार्नर होंगे? तो 8 कार्नर्स, है ना? 4 नीचे हैं और 4 ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी है कि यूनिट सेल क्या है, क्यूब में कितने कार्नर्स हैं, और जो आप आगे चल के देखेंगे कि बहुत सारे टर्म आएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर खास करके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताना चाहूँ, NaCl है, आप जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल है, और इसमें आपको अगर मेंशन है कि Na+ जो है, जो कैटायन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये एक्सपेरिमेंट इज नॉट थ्योरेटिकल, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका पाया जाता है? 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब क्या है? मतलब है कि एक Na+ के चारों तरफ 6 Cl आयंस मौजूद है। और जब हम कहते हैं कि Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि एक Cl- के चारों तरफ कितने Na+ हैं? 6। इसी तरह से CsCl है, CsCl में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पाया जाता है। एक Cs+ आयन को 8 क्लोराइड आयन चारों तरफ से सराउंडिंग में, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। और जब आयनिक क्रिस्टल्स है तो उसमें ये जो कैटायन की साइज है और जो एनायन की साइज है उसके रेशियो को भी इम्पॉर्टेंट है कि रेशियो कभी 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये डिसाइड करेगा तमाम स्ट्रक्चर्स को। तो इसको हम लोग कैटायन का रेशियो अपान एनायन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर नंबर आता है और उसको हम लोग जो है उसको भी मेंशन करते हैं, आप आगे चल के देखेंगे, है ना?
तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये भी आएंगी आपको। अब मैं आपको मिलर इंडिसेस और बाकी इंडिसेस की चर्चा हम लोग दूसरे में करेंगे। इस स्ट्रक्चर्स को, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है? उसका नाम है XRD, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड है। डायफ्रैक्शन आप जानते हैं, पढ़ते हैं लाइट में, बाकी रेडिएशंस में, कि एब्जॉर्प्शन क्या है और डायफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप इंटर में भी पढ़ के आए हैं क्या है कि। तो ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ने को भी मिलेगी। बहुत तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ने को मिलेगी। अल्ट्रावायलेट है, IR है, UV है, मास है। उन्हीं में से एक है XRD। XRD is very good tool for the knowing the geometry, but there is a limitation only is what कि अगर वो क्रिस्टलाइन नहीं है, अगर वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में है, देन XRD इज द फेल। तो XRD टेक्निक से हम लोग आपके कोर्स में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। एक छोटा सा इक्वेशन है वो भी पढ़ाऊंगा, ब्रैग्स इक्वेशन, वो आपको पढ़ाऊंगा। उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, अगले लेक्चर में बात होगी हमारी। अभी क्या है, आज चूंकि पहला लेक्चर है तो मैं छोटी छोटी बातों पे आपके लिए आ रहा हूँ। अब जो आयनिक सॉलिड्स हैं, ये इनके साथ साथ जो आयनिक सॉलिड्स आपको मिलेंगे आपके कोर्स में, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है, CaCl, ये दो स्ट्रक्चर्स में आपको निश्चित रूप से, और KCl, 3 स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है। इन तीनों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक कैलकुलेशन है कि हाउ मेनी आइटम्स इन 1 यूनिट सेल इन ए क्यूब, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। उसके लिए एक फार्मूला आपका कि दैट इज इक्वल टू कि n, ये जो क्यूब आपका जो मैं बता रहा हूं, ये क्यूब को मैं आपके साथ फिगर के साथ आपके साथ में साझा कर रहा हूं। फिगर भी क्यूब की, ये है क्यूब। ये क्यूब है आपका, दिस इज द क्यूब। इस क्यूब में भी जो 7 तरह के क्रिस्टल्स हैं, हर एक क्रिस्टल्स फर्दर एक या एक से अधिक प्रकार का है। इसकी खोज किसने की? उस साइंटिस्ट के नाम पे ही उसको हम जानते हैं, ब्रेविस लैटिसेस। हाउ मेनी टोटल ब्रेविस लैटिसेस ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर टोटल? 7, बट हाउ मेनी टोटल ब्रेविस लैटिसेस, ये भी याद रखने की चीज है, दैट इज 14। मीन्स कि सातों एक एक नहीं है, दो दो नहीं, फिक्स नहीं है। जैसे क्यूब हैं 3 तरह के हैं, इसी तरह से कोई 1 तरह का है, कोई 2 तरह का है, टोटल 14 है। मैं क्यूब की केवल आज चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को आज मैं कम करूँगा। 3 तरह के क्यूब आपके पास हैं। एक है आपका फेस सेंटर्ड क्यूब, FCC कहलाता है, फेस सेंटर्ड क्यूब। दूसरा है आपका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और एक आपका है सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब। तो 3 तरह के क्यूब हैं। एक है सिंपल क्यूब, एक है फेस सेंटर्ड क्यूब, एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब। सिंपल क्यूब किसको कहेंगे? सिंपल क्यूब उसको कहेंगे जिसमें एटम या आयन न तो दीवालों पे है,
न तो बॉडी के भीतर है। कहाँ है? केवल कॉर्नर्स पे है। कहाँ है? केवल कॉर्नर्स पे, बीच में कहीं नहीं है। बीच में अगर सपोज ये फेस है, यहाँ कहीं नहीं है, ओनली द कॉर्नर्स। अगर केवल कॉर्नर्स पे आयन या एटम्स हैं तो ऐसे क्यूब को हम सिंपल क्यूब कहेंगे। और अगर उसके कॉर्नर के साथ साथ उसके फेसेस पे भी, फेस के सेंटर पे भी अगर एटम या आयन है, तब उसको हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूब। नो डाउट 6 फेसेस हैं, आपको पता है अभी। और अगर कॉर्नर के साथ साथ फेस पे नहीं है, केवल कहाँ है? बॉडी के सेंटर में है, तब ऐसे क्यूब को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि अगर क्यूब में एटम या आयन केवल कॉर्नर्स पे है, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8 कॉर्नर्स। तो अगर केवल कॉर्नर पे और कहीं नहीं है तो सिंपल क्यूब। कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर के साथ साथ अगर दीवालों पर भी हैं, दीवार के सेंटर पे हैं, 6 दीवारें हैं, तो उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूब कहेंगे। और अगर कॉर्नर पे हैं और बॉडी के बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहेंगे, है ना। तो 3 तरह के क्यूब होंगे। इसमें तो सब हमने एक ही साथ आपको बताते समय बताया है, लेकिन अगर चाहें तो आप 3 फिगर्स में अलग अलग इसको क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। एक में आप क्यूब बनाइए, क्यूब के कॉर्नर पे केवल रखिए। दूसरा आप बनाइए फेस सेंटर्ड क्यूब में, कॉर्नर पे तो रखिए ही, हर फेस के उस पर भी रखिए, बीचों बीच में रखिए। और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में आप कॉर्नर्स पे शो करिए और बॉडी के बीच में करिए, तो बॉडी सेंटर्ड। तो 3 तरह के क्यूब हैं। टोटल कितने तरह के हैं? सारे सातों के कुल टोटल कितने हैं? 14 तरह के, जिनको हम ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। और 3 तरह के क्यूब हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे कि एटम्स इन पर यूनिट सेल तीनों में सेम नहीं होंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग संख्या आएगी, और उसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और उसी वीडियो में हम आगे कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेस, ये बाकी लोग क्या हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। द बेस्ट ऑफ लक। और फिजिकल केमिस्ट्री अब चल चुकी है, अब धीरे धीरे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे चैप्टर्स आते रहेंगे, एंड यू एंजॉय द फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू। ओके।